क्या सच में पाकिस्तान की तरफ से भारत के द्वारा गलती से लॉन्च किए गए ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक किया गया था? यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई में रशियन टैंक की हेवी कैजुअलिटी को देखकर क्या भारत को भी इस बात पर चिंता करना चाहिए? डीआरडीओ की तरफ से अभी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को रखने का प्लान क्यों किया जा रहा है? और अंत में क्या सच में पाकिस्तान अभी चाइना से J-10C को एक्वायर करने के बाद J-20 को भी हासिल करने की कोशिश करने वाला है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। अभी एक दो दिन पहले ही ये खबर सामने आया था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल को गलती से फायर कर दिया गया था और भारत के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक शेड्यूल मेंटेनेंस के दौरान मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम में कुछ मेलफंक्शन हो गया था, जिस वजह से मिसाइल फायर हो गया था। अब इसको लेके कई सवाल किए जा सकते हैं कि आखिर ब्रह्मोस जैसे मिसाइल ऐसे किस तरीके से मिसफायर हो सकता है और इसको लॉन्च करने के लिए कई लेवल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, लेकिन इस दौरान ये सभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कि मेलफंक्शन होने के बाद भी मिसाइल अपनी ओरिजिनल टारगेट को नहीं भूल रहा था। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, इसको गिरना जाके पाकिस्तान में। इस बात को लेके लोग तर्क वितर्क भी कर रहे हैं और साथ ही इसको लेके कई तरीके की मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भारत की तरफ से बताया गया, इसको लेके पाकिस्तान की तरफ से अभी तक जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो सभी के सभी पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम था कि मिसाइल सिरसा से लॉन्च किया गया था और उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्टेड पाथ को या ट्रेजेक्टरी को दिखाया था जिसमें मिसाइल 207 किलोमीटर की डिस्टेंस तक पाकिस्तान के साइड में अंदर गया था। लेकिन भारत के मुताबिक सिरसा से मिसाइल फायर नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे कि इसके मेंटेनेंस के दौरान मिसाइल गलती से लॉन्च हुआ था तो इसके मेंटेनेंस एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर किया जाता है जो कि सिरसा में मौजूद नहीं है। और इसके अलावा मिसाइल पाकिस्तान के अंदर लगभग 124 किलोमीटर ही अंदर गया था, जिसे कवर करने के लिए मिसाइल ने लगभग 3 मिनट और 40 सेकंड का टाइम लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान की DGISP थर्सडे नाइट को इस मिसाइल के बारे में बताया था, जबकि एक्चुअली मिसाइल इससे लगभग 24 घंटे पहले ही यानी कि वेडनेसडे को पाकिस्तान के अंदर लैंड कर चुका था। साथ ही जो ट्रेजेक्टरी मैप पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था ये भी पूरी तरीके से गलत था, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को ट्रैक करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गए थे और उन्होंने रिएक्ट तक नहीं किया था। और 24 घंटे बीतने के बाद वो मीडिया को ये बात बता रहे थे कि उन्होंने मिसाइल को ट्रैक कर लिया था। कि अगर ये बात सच होता तो वो जैसे ही मिसाइल पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसा तो उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते, जो कि उन्होंने नहीं किया था। सवाल ये भी है कि भारत इस तरीके की लापरवाही कैसे कर सकता है और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को इस तरीके से मिस हैंडल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती तो मासूम लोग भी मारे जा सकते थे और तब भारत पर इंटरनेशनल लेवल में दबाव पड़ सकता था। या फिर हो सकता है मिसाइल को जानबूझकर ही पाकिस्तान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया होगा, लेकिन फिर भी ये एक हाईली अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट होगा जिसको भी नॉर्मली ट्विटर में अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से दिया जा रहा है, जिसका ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं बनता है। अगला अपडेट भी पाकिस्तान को लेके। एक दो दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली J-10C फाइटर जेट को अपनी सर्विस में शामिल करने की बात की गई थी। इसी अवसर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको लेके काफी चर्चा किया जा रहा था और इसको वो भारत की रफाल को काउंटर करने की बात कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो J-10C एक अच्छा 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की मौजूदा किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा काबिलियत है और PL-15 और PL-10 जैसे मिसाइल की वजह से इंडियन एयरफोर्स की ज्यादातर फाइटर जेट को VVR डॉग फाइट में या फिर क्लोज रेंज की डॉग फाइट में भी एक सीरियस चैलेंज को देने वाला है। और यहाँ तक कि हमारी MiG-29 और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को VVR डॉग फाइट में J-10 हरा सकता है, जिस वजह से पाकिस्तान का खुश होना जायज है। इसी बीच अभी पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से दिए गए एक स्टेटमेंट के मुताबिक आगे चल के पाकिस्तान J-20 को भी हासिल करना चाहता है, जो कि पाकिस्तानी मिनिस्टर के मुताबिक दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। अभी देखा जाए तो कुछ साल पहले मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना J-20 को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता और उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाया गया था। लेकिन वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना के बीच अच्छी खासी रिलेशन है, तो वो शायद इसको पाकिस्तान को दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए चैलेंजेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसा होने के बाद
आगे चल के हमको चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से 5th जनरेशन ओपोनेंट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शर्तों में चाइना जल्दी ही J20 को भी पाकिस्तान को डिलीवर कर सकता है। जिस तरीके से उन्होंने बस 2 साल के अंदर ही J10C को पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया है, तो अगर वो आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर या 3 सालों के अंदर भी पाकिस्तान को एक भी J20 स्क्वाड्रन को डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती को क्रिएट कर सकता है। पर यहाँ पर ज्यादातर चांसेस सही है कि चाइना J20 को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। बदले में चाइना अपनी FC-31 को एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप कर रहा है, जिसका फ्यूचर कस्टमर पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन ये फाइटर जेट अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और इसे डेवलप करने में टाइम लगने वाला है। और अगर इसे पाकिस्तान एक्वायर करता है तो तब तक भारत एमका को भी डेवलप कर चुका होगा। लेकिन अगर यहाँ पर J20 को सीधे तौर पर पाकिस्तान को सेल किया आता है तो हो सकता है ज्यादा चांसेस है जहां पर पाकिस्तान भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर कर सकता है। अगला अपडेट टैंक्स को लेके। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई के दौरान काफी बड़ी मात्रा में रशियन टैंक और आर्मर्ड व्हीकल डिस्ट्रॉय होने की बात सामने आई थी। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उन्होंने कुल मिलाकर रशिया के 353 टैंक, 60 के आसपास ट्रक और 1165 आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन न्यूट्रल एस्टिमेशन के मुताबिक रशिया की तरफ से इस दौरान करीब 1200 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें से 20 से 25% टैंक नष्ट होने की खबर सामने आई है और कुल मिलाकर ये फिगर 300 के आसपास ओवर कर रहा है। अब रशियन फोर्सेस की जो ज्यादातर टैंक अभी डिस्ट्रॉय होने की बात सामने आई थी वो सभी T-72 टैंक्स है और ये सभी T-72 टैंक की A, B और B3 वेरिएंट है। अब इसके अलावा लगभग 24 के आसपास मॉडर्न T-90 टैंक्स भी डिस्ट्रॉय होने की बात सामने है, जिनको मेनली यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से नलॉज और जेवलिन जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। इसे देखने के बाद भारत को भी चिंता हो सकता है, क्योंकि हमारी आर्मर्ड फ्लीट मेनली रशियन आर्मर से ही बने हुए हैं, जिसमें से 50% तो T-72 टैंक मौजूद है, जिसके बाद 44% के आसपास T-90 टैंक है और उसके बाद बाकी बचे 6% के आसपास इंडियन ओरिजिन अर्जुन टैंक्स है। अभी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात करें तो इस बात को लेकर वो काफी चिंतित है कि भारत को भी इस बात से चिंता करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में लड़ाई हुआ तो रशियन T-72 या T-90 टैंक्स की तरह भारत के टैंक्स का भी सेम हालत हो सकता है। और एक्सपर्ट्स का ये भी क्लेम है कि पहले भी जब T-90 टैंक के साथ अर्जुन टैंक को 1v1 पिट किया गया था, उसमें अर्जुन टैंक ने T-90 को हरा दिया था। साथ ही अर्जुन टैंक T-72 टैंक से डायरेक्ट हिट को भी लेने के बाद भी इसकी आर्मर को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की तरफ से उतनी बड़ी मात्रा में अर्जुन टैंक को इंडक्ट नहीं किया गया था। और अभी भारत अपनी एंटायर T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर किसी मॉडर्न मेन बैटल टैंक को खरीदने की कोशिश कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी के जितने भी 2nd जनरेशन या 3rd जनरेशन के मेन बैटल टैंक है, ये मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बच नहीं सकते हैं, और चाहे हम कितने भी मोटे आर्मर इनके ऊपर लगा दें, ये मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कि जेवलिन मिसाइल ये टॉप से अटैक करते हैं और टॉप में हम ज्यादा मोटे आर्मर प्लेट को फिट नहीं कर सकते। इसका बस एक ही रास्ता है कि हमारे टैंक्स में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होना काफी जरूरी है, और यही एक रास्ता है जो कि मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से, और अभी हम DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रिब्यून न्यूज की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको मेनली हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे आगे चल के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर ही शामिल किया जाएगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बाद इसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी ऐड कर दिया जाएगा, जो कि जवानों की मेंटल एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटी को टेस्ट करने में मदद करने वाला है। अभी DRDO की तरफ से वीकली बेसिस पर अलग अलग बैच में 10-10 करके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को बुलाया जा रहा है, जिसमें SSB, BSF या ITB के जवान शामिल होते हैं, और इनको मेनली इन फोर्सेस की जनरल रिक्वायरमेंट और रियल वर्ल्ड कंडीशन में फेस करने वाले स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है, ताकि आगे चल के इसी को बेस करके टेस्ट को तैयार किया जा सकेगा। इस टेस्ट को अभी DRDO की साइकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार किया जा रहा है, और अभी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जितने भी यूनिट आते हैं, चाहे वो BSF हो जाए, SSB हो जाए, ITBP हो जाए या फिर CRPF हो जाए, इन सभी को इस टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। और इस टेस्ट को अभी काफी टफ भी किया जाने वाला है, क्योंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से VSF, SSB और ITBP के जवानों को हमारी प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स भी कहा जा सकता है, जबकि एक तरफ इनको बॉर्डर को गार्ड करना होता है तो दूसरी तरफ इनको सिविलियंस के साथ भी एंगेज होना पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में जब एक तरफ उनको
टेररिस्ट के साथ एंगेज होना होता है और दूसरी तरफ सिविलियंस के बीच रहकर उनके साथ ड्यूटी करना पड़ता है, तो उनकी मानसिक स्तर में मजबूत होना काफी जरूरी है। और इसी बात को भी टेस्ट करने के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी इनकी ट्रेनिंग प्रोसीजर के अंदर ऐड करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। टाइम्स नाउ की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी को अभी बहुत ही जल्द खुद की एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिलने वाला है। इसके लिए अभी 4000 करोड़ एलोकेट किया जाएगा, जिसमें 2 डेडिकेटेड सैटेलाइट को डेवलप किया जाएगा और इसके लॉन्च होने के बाद ये इंडियन आर्मी को इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी देने वाले हैं। इसको आगे चल के चाहे तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ भी शेयर कर सकता है। इन सैटेलाइट्स के लॉन्च होने के बाद ये इंडियन आर्मी की यूएवी फ्लीट को लॉन्गर डिस्टेंस में ऑपरेट करने में काफी हद तक मदद करने वाले, क्योंकि सेटकम सिस्टम की मदद से हम दुनिया में कहीं पर भी रहकर अपनी ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि अभी ऐसा करने के लिए कुछ समय के अंतराल में एक एक करके ड्रोन को लॉन्च करना होता है, यानी कि एक ब्रिज बनाना पड़ता है, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस सर्वेलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और ब्रिज की मदद से एक ड्रोन दूसरे ड्रोन के साथ और दूसरा ड्रोन कंट्रोल रूम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन सेटकम सिस्टम होने के बाद ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा आर्मी की रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम को भी आगे चल के सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर लाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।